हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, पहले चरण के चुनाव मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा है कोरोना से सावधानी बरतते हुए सभी अपने मतदान का प्रयोग करें, मास्क पहने और 2 गज की दूरी का पालन करें। पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फेज के मतदाताओं से ट्वीट करके वोट डालने की अपील की है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड संबंधी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। आगे लिखते हैं वे ट्वीट में, 2 गज की दूरी का रखें ध्यान, मास्क जरूर पहने, याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके 2 करोड़ 14 लाख जो मतदाता हैं 16 जिलों के 71 सीटों पर, उनसे मतदान करने की अपील की है। जलपान त्याग दें, मतदान पहले करें। सीधे चलते हैं रोमाना इसार खान के पास। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान, दोनों वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप जी, पहले आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर 2015 की बात की जाए तो 54% वोट परसेंट पड़ा था यहाँ पर इन 71 सीटों पर। 2010 में 50% ही वोट पड़ा था इन 71 सीटों पर। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से या चुनावों से कहें, मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। चुनाव आयोग की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है और राजनीतिक दलों की भी है, उनके कार्यकर्ताओं की भी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में अगर भाग लेते हैं तो उससे एक तरह से जो मैंडेट मिलता है जिसको भी, वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। 30%, 40%, 45%, 50% वोटिंग हो, उसकी बजाय अगर 65-70% हो तो वो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आता है वो सही मायने में लगता है कि लोगों ने वोट दिया है। लेकिन आज तो चुनौती इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है अभय जी, क्योंकि कोरोना को हराना है और फिर लोकतंत्र को जिताना है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, अभी जो आंकड़े बताए आपने 50%, 54%, तो ये छोटा मतदान है। नीचे ये आंकड़ा कमजोर मतदान है। अगर इन सीटों पर कमजोर मतदान पहले होता रहा है तो अब हम ये उम्मीद करें कि इस कोरोना काल में इससे कहीं ज्यादा मतदान होगा, तो हमारी उम्मीद कामयाब हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन इस आंकड़े के हिसाब से लगता यह है कि ये मतदान 50% के आसपास रह सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष और जो चतुर्भुजीय संघर्ष हो रहा है बिहार के अंदर, उसमें कम मतदान से किसको फायदा होगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल, अब मैं सीधे ग्राउंड पर लेकर चलती हूं दर्शकों को। वहां से हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिभा मौजूद है। प्रतिभा, सुबह से आप कवर कर रही हैं। 7 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू हुई आप पोलिंग बूथ पर मौजूद थी और इस बीच तेजस्वी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, वो क्या सामने आ रही है? जी रोमाना, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कहा है कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है बिहार में। हालांकि तमाम ओपिनियन पोल्स इसके उलट नतीजे बता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। और आज जब पहले चरण की वोटिंग हो रही है तो उस वक्त तेजस्वी यादव का ये बयान बेहद अहम माना जाना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। सुबह 8:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महागठबंधन की होने वाली है, जिसकी जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर दी है। और ऐसा भी माना जा रहा है रोमाना कि उसमें ये मुमकिन है कि मुंगेर के मुद्दे को उछाला जाए। मुंगेर में भी आज विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में क्या करने की कोशिश की जा रही है कोई नहीं जानता, लेकिन तेजस्वी ने क्या कहा है, अपनी जीत को लेकर जो दावा किया, एक बार सुन लीजिए। मैं बिहार के लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें और एक बदलाव के लिए अपना मतदान दें। 15 साल तक इसी सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार रखा, किसान को बदहाल किया, मजदूरों से मुंह फेरने का काम किया। एक कारखाना नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भूखमरी नहीं मिटी, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा सब चौपट हो गया। इसलिए जो लोग मत का प्रयोग करें वो मुद्दे पर ही प्रयोग करें।
अच्छा, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदर्श हमारे साथ मौजूद हैं, निधि श्री हमारे साथ मौजूद है। मैं उन दोनों का रुख करूं उससे पहले तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार घेराबंदी कर रहे हैं, आज मतदान का दिन। प्रदीप जी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक तरीके से विपक्ष ने सीख लिया है किस तरीके से वोटिंग वाले दिन भी मुद्दों को, नैरेटिव को सेट करना है। बिल्कुल, देखिए इसकी शुरुआत 2014 में नरेंद्र मोदी ने की थी कि चुनाव के दौरान और खासतौर से मतदान के दिन भी किस तरह से चुनाव प्रचार को जारी रखा जाए और उसका अधिकतम लाभ उठाया जाए। उस कला को विपक्ष ने भी सीख लिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो विवादित मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखना, सरकार को घेरना, ये जो है ये तरीका उनको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी इसमें कामयाब हुई है उनको भी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन अभय जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है सर, इन बिहार चुनाव के अंदर नैरेटिव सेट करने में क्या तेजस्वी यादव लीड लेते हुए नजर आए? देखिए, शुरुआत यहां से हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उनके 15 साल बनाम हमारे 15 साल। उसके बाद तेजस्वी यादव ने बीच में बेरोजगारी का सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका मजाक उड़ाया गया और कहा गया हास्यास्पद है, पैसे नहीं है, कहां से आएंगे, सरकार जो है कर्जे में ऑलरेडी डूबी हुई है और जरा डूब जाएगी। लेकिन फिर भाजपा को लगा कि 51% से ज्यादा वोटर जो है वो तो 18 साल से 39 साल का है और इसमें ज्यादातर वोटर वो है जो लालू यादव के 15 साल के बारे में कुछ नहीं जानता, कोई याद नहीं है उसकी। इसलिए फिर भाजपा को भी रोजगार के मुद्दे पर लौटना पड़ा। रोजगार के मुद्दे पर तो जहां तक आपने किसी युवा वोटर की बात की है, ये जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, मैं दर्शकों को बस एक जानकारी दे दूं, 29%, 29% युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, जो इन 71 सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। फिलहाल ग्राउंड पर आपको लेकर चलने के लिए विकास के पास चलते हैं। विकास, या बिल्कुल आपने सही कहा, 29% युवा वोटर है जो कि इस बार वोट डालेगा अपना पहली बार, और ये बदलाव के लिए वोट हो सकता है या सरकार को फिर से खुशहाली की तरफ ले जाने की तरफ वोट होगा। ये जानने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी मुंगेर से आदर्श सिंह और निधि भी जुड़े हुए हैं। आदर्श का पहले रुख कर लेते हैं। आदर्श, आप ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? मुंगेर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कल ही यहाँ पर दुर्गा विसर्जन के दौरान एक घटना हुई और वो बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ चुकी है। विकास, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और दोनों तस्वीरों के लिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा कि ये पहली बात तो ये है कि वो वही मुंगेर है जहां पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, और ये हंगामा ना सिर्फ मुंगेर में बल्कि बिहार के पूरे चुनाव की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता चला गया है और तूल पकड़ रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं वोटरों की, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मुंगेर में लगातार जो संगठन थे वो अपील कर रहे थे कि ये वोट का बहिष्कार करें। लेकिन अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर है। लेकिन विकास, मैं फिर ये कहूंगा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर है। इससे बेहतर मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर ये कोरोना का संकट काल ना होता तो शायद हम इसे और बेहतर तस्वीर कहते। चूंकि कोरोना का संकट काल है और ये पहला चुनाव है, इस चुनाव से आगे के भविष्य के भी चुनाव के निर्णय तय होंगे। ऐसे में ये देखना जो ये भीड़ है ये चिंताजनक भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि अगर हम आम दिनों में ये तस्वीरें देखते तो हो सकता है कि हमें अच्छा लगता कि भाई लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपने हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हिस्सेदारी तो कर रहे हैं और सुबह का वक्त हिस्सा ले रहे हैं आदर्श। लेकिन जानिए कि ये लोग किस मुद्दे पे वोट करने आए। उनके लिए मुद्दा ज्यादा बड़ा है, चेहरा ज्यादा बड़ा है, नाम ज्यादा बड़ा है या वादा ज्यादा बड़ा है? क्या नाम सर आपका? उदय पोद्दार। इस बार क्या मुद्दा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए या किसी के नाम पर या काम पर, किस पर वोट? अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। क्या नाम सर आपका? सुनील सिंह। किस पर वोट देने जा रहे हैं, मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा होगा। क्या नाम सर आपका? पप्पू ठाकुर। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपके लिए? मुंगेर में तो बवाल भी हुआ है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बिहार में अलग अलग दावे भी हो रहे हैं, मुद्दा क्या होगा आपका? विकास का मुद्दा होगा और क्या। माता जी, क्या नाम है आपका? सरवरी। सरवरी। सरवरी, ये बताइए क्या देख के इस बार वोट दीजिएगा, क्या समझ रही हैं, क्या मुद्दा रहेगा, क्या चीज चाहती हैं कि सरकार लोग करे? कौन चाहे जो चाहेगा चाहे। क्या नाम है आपका बेटा? मुमताज बेगम। इस बार मुद्दा क्या होगा आपके लिए, क्या चाहती हैं कि इस बार क्या बदलाव हो, क्या सही हो, क्या गलत, क्या सोच कर आई? समझ नहीं।
तमाम महिलाएं हैं विकास और पुरुष भी हैं और जैसा कि मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, सबके मुंह से एक शब्द निकल रहा है कि हमें विकास चाहिए। वही विकास जो तमाम पार्टियों के लोग और नेताओं के लोग दल जो हैं वो वादा कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। युवा भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? क्या मुद्दा होगा इस बार आपके लिए? विकास की होगी। विकास होगा। देखिए, नाम हो, जाति हो, धर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग नाम है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नए उम्र के वोटर हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। विकास और सबसे एक मुद्दा है। मैं सुबह से लगातार ग्राउंड में जितने वोटर से यहाँ के आम आदमियों से पूछ रहा हूँ, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ विकास। जी आदर्श, आप बात करते रहिए, हम आपसे अपडेट के लिए आते रहेंगे। और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से कोरोना को चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर लोग। हार जीत बाद में तय होगी, लेकिन कोरोना बिहार के पहले चरण के चुनाव में जरूर हारेगा। इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है। निधि श्री की तरफ रुख कर लेते हैं। निधि, आपके यहाँ तस्वीर कुछ ठंडी लग रही है, लोग घरों से निकल नहीं रहे, लगता जलपान पहले कर रहे हैं, मतदान बाद में करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग जारी है, लेकिन सुबह जो पहले कतार में मतदाता मुझे मिले थे वो बुजुर्ग थे। उन्होंने वोट दिया और वो चले गए क्योंकि उनके लिए सुरक्षा कोविड का टाइम है इसलिए जरूरी है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कई मतदाता हैं जो वोट देकर निकले। मैं गया कॉलेज में मौजूद हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? रीना। क्या मुद्दा है इस बार और किसको ध्यान में रखकर वोट डाला? विकास को। जो विकास, हाँ विकास। आपके लिए सर? विकास और शिक्षा। शिक्षा और विकास। आपके लिए सर? मेरे लिए शिक्षा भी है, विकास भी है, और हमारे शहर में जो जितने भी गंदगी है, मैंने गया को गंदगी माना गया है, इसको कम से कम वो क्लियर कर दे। हम लोग का बदनाम जो विश्व में बदनाम है कि नंबर 1 गया है, ये गया को साफ कर दे। यही मेरा मेन मुद्दा है। देखिए, सबके लिए अलग अलग मुद्दे हैं। सुरक्षा और शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। पीछे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि प्रशासन की तरफ से जो तैनाती की गई है वो तस्वीर देख सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें विकास की, यहाँ से 8वीं बार जो कृषि मंत्री हैं प्रेम कुमार वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 7 बार से वो चुनाव जीत चुके हैं, तो यहाँ से उनके लिए जो है इस बार आसान मुकाबला वो ऐसा मान रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे कुछ ही देर पहले उनसे मिली हूँ और वो आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर उन्होंने कहा है कि हम थोड़ी देर बाद जाकर मतदान करेंगे। और उनके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस के टिकट पर डिप्टी मेयर है यहाँ के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार दिलचस्प मुकाबला है गया शहर के लिए। बहरहाल कई मतदाताओं के लिए इस बार अलग अलग मुद्दे हैं। विकास हो, शिक्षा हो, इस तरीके के तमाम मुद्दे। जो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं निधि श्री ने हमें गया से दिखाई। गया के वोटरों से हमारी अपील है, जलपान बाद में करें, पहले मतदान करने घरों से निकलें। कोरोना को हराना है, कैंडिडेट की जीत हार बाद में तय हो जाएगी, लेकिन घरों से निकलेंगे तो मतदान करेंगे तो आप वाकई में कोरोना को भी हराएंगे और सही कैंडिडेट को भी जिताएंगे। सीधे रोमाना के पास चलते हैं अगले अपडेट के लिए। बढ़िया अपील विकास कर रहे हैं। कोरोना को हराना है, लोकतंत्र को जिताना है, इसीलिए मतदान जरूर करना है। और फिलहाल देखिए 2 खास मेहमान जो स्टूडियो में मेरे साथ बने हुए और साथ ही अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार भी अब हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद मोहन सर, आपका क्या असेसमेंट है सर, इस बार बिहार के वोटर के मन में काबा? साफ ढंग से एक, क्योंकि चुनाव को पहले एक सफा लगे। आवाज में दिक्कत आ रही है, इसको ठीक कराते हैं। अरविंद सर, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, उसको थोड़ा ठीक करवा लेते हैं हम। तब तक एक रिएक्शन। प्रदीप जी, आप आइए सर। मुझे लगता है कि डिसिसिव मुद्दा आपको क्या लगता है इस चुनाव में रहने वाला है? नहीं, देखिए, किसी भी चुनाव में एक पहला मुद्दा होता है जो सरकार है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उससे लोग खुश हैं, नाराज हैं। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की परफॉर्मेंस से लोग खुश नहीं है। लेकिन क्या इतने नाखुश हैं कि उसको किसी भी सूरत में उखाड़ फेंकना चाहते हैं? इस पर अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इतने नाराज हैं कि किसी भी सूरत में उसको उखाड़ कर। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अभय जी, नाराजगी नीतीश कुमार के लिए नजर आ रही है। लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बनी हुई है। आज भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हैं बिहार। कुल मिलाकर किस तरीके की तस्वीर उभरेगी? देखिए, दो जो सत्ता के लिए मुकाबला कर रहे हैं, महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों के साथ एक समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की अलोकप्रियता पीछे खींच रही है। इधर कांग्रेस की जो सांगठनिक को वैसी अक्षमता है वो आरजेडी को पीछे खींच रही है। इसलिए दोनों तरफ से ये दोनों की तरफ से ये एक नकारात्मक पहलू है। इसकी वजह से दोनों को नुकसान हो रहा है। भाजपा के अंदर बहुत ही ख्याल है कि अगर अकेले भाजपा लड़ती तो शायद उसका नतीजा बेहतर आता,
यहां तक कि आरजेडी के लोग भी ये मानने लगे हैं कि अगर वो अकेले लड़ते तो शायद वो बेहतर तरीके से वोटों को गोलबंद कर लेते। मुझे पता नहीं इन ख्यालों की असलियत क्या है, लेकिन अपने सहयोगी दलों की अक्षमता के कारण ये दोनों बड़े दल जो सत्ता के मुख्य दावेदार हैं परेशान हैं। लेकिन इस सब के बीच वोटर का क्या? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली की थी अपनी बिहार के अंदर, प्रदीप जी, उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि देखिए बिहार का आदमी कभी कंफ्यूज नहीं रहता है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के समीकरण सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके के बयान, आज भी सुबह सुबह चिराग पासवान ने कह दिया कि देखिए ये जेडीयू जो है, नीतीश कुमार जो है, महागठबंधन में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या भ्रम है बिहार चुनाव में इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भ्रम है। दोनों गठबंधनों की स्थिति बिल्कुल साफ है। सवाल देखिए, कुल मिलाकर बात यह होता है कि एक राजनीतिक गठबंधन होता है, दूसरा सामाजिक गठबंधन। तो राजनीतिक गठबंधन तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन सामाजिक गठबंधन में कौन भारी पड़ रहा है, एनडीए या महागठबंधन? इससे जीत हार तय हो। एनडीए, महागठबंधन, और वो जो थर्ड फैक्टर, एक्स फैक्टर के तौर पर चिराग पासवान है, जो इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं, उस पहलू पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, प्रतिभा का रुख करते हैं। प्रतिभा जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार चुनाव के बीचों बीच बीजेपी को जो झटका लगा था रामेश्वर चौरसिया की पार्टी छोड़ने से, उन्हीं रामेश्वर चौरसिया ने कहा है कि उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो एक नेता की वजह से परेशान थे। रामेश्वर चौरसिया ने ये बड़ी बात कही है चुनाव के दिन, मतदान के दिन, और कहा है पार्टी छोड़ने के पीछे वजह थी एक नेता की तरफ से परेशान किया जाना। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको सुनवा देते हैं। वोट डालने आप निकल रहे हैं, क्या लगता है कि सासाराम की जनता आपको पसंद करेगी, आप वोट करेगी? देखिए, आज तो वोटिंग का टाइम है। हाँ, आज तो पॉलिटिकल बयान दे नहीं सकते, लेकिन मैं यही जनता से अपील करूंगा, न सिर्फ सासाराम की जनता बल्कि प्रदेश में 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है, सभी लोग निकल करके और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सोच समझ करके करें कि 15-15 साल लोगों ने देखा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता निकलेगी और वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतना आसान होता है, लेकिन आपको लगता है कि लोजपा से चुनाव लड़कर आप वहां तक पहुंच पाएंगे? ये हम पब्लिक में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जो जनता कहती है वही करना पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश में बैठ के साजिश करेंगे। आखिर मैं कहीं भी प्रभारी हूं, मैं हूं तो बिहार प्रदेश का, लेकिन यहाँ बैठे कुछ लोगों को, काम करने वाले लोग, संगठन के लोग पसंद नहीं आते। उसमें मैं ही नहीं हूँ, आपको मालूम है, और बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें कोई विकल्प बचता नहीं था। आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से तो मेरी माँ के बराबर है, और माँ को कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी मजबूरियां उत्पन्न कर दी थी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी प्रदेश के लोगों ने कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मैं लास्ट मोमेंट तक वेट किया। तो रामेश्वर चौरसिया को आपने सुना, जो कि बीजेपी छोड़कर एलजेपी में शामिल हो गए चुनाव के बीचों बीच। अब बक्सर में क्या हालात है वो आपको दिखा देते हैं जरा। पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और प्रत्याशी वोट देने से पहले, लोगों से मिलने से पहले ही भगवान के दर पे इस वक्त पहुंचे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इस वक्त हम बक्सर के महदह गांव में मौजूद हैं, जहां से कि परशुराम चतुर्वेदी, जो कि प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो चुनाव लड़ रहे हैं बक्सर सीट से। हम आपको बता दें कि बक्सर की सीट काफी चर्चा में रही थी कुछ दिनों तक, क्योंकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यहां से लड़ना चाहते थे। पूर्व डीजीपी चाहते थे कि बक्सर से उनको टिकट मिले, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब परशुराम चतुर्वेदी को भाजपा से टिकट मिल गया। यहां से जदयू भी चाहती थी कि गुप्तेश्वर पांडे को टिकट दिया जाए। ऐसे में चर्चाएं खूब हुई कि एक पूर्व डीजीपी, एक पूर्व हवलदार से हार गया। अब यहाँ की जनता के बीच में जो माहौल है, वो सबसे बड़ी बात यह है, जनता परेशान है कि शिक्षा की कमी है, सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, और यही इन्हीं सारे मुद्दों पे जनता यहाँ पे वोट करने की बात कर रही है। तो सुबह सुबह ही सारे प्रत्याशी एक एक करके पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के दर पे पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज बक्सर। तो निवेदिता शांडिल्य की रिपोर्ट आपने बक्सर से देखी। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, बिहार चुनाव के हर रंग आप तक पहुंचाएंगे। अभी चलते हैं स्टूडियो विकास के पास। यहाँ बिल्कुल ग्राउंड जीरो से निवेदिता की रिपोर्ट देखी।
चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। और ये बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आपको वो सब कुछ दिखाते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब हम आपको 2015 की तस्वीर दिखाते हैं कि 71 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है वहां क्या हालात थे और कुल मिला के विधानसभा की स्थिति क्या थी। देखिए, नीतीश कुमार 126 सीटें, लालू प्रसाद 105 और अन्य 9 पर खाली रहे 3। बिहार विधानसभा की ये मौजूदा स्थिति है। नीतीश कुमार प्लस 126 सीटें, लालू प्लस 105 सीटें, अन्य 9 सीटें और 3 स्थान जो है खाली थे। ये 243 सीटों में से अभी की स्थिति थी। लेकिन इन 71 सीटों पर अब जहां चुनाव हो रहे हैं, आज पहले चरण का मतदान है, वहां पर विधानसभा में कौन कौन सी सीट जीता, कितनी किसके खाते में आई थी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 18 सीटें इन पर जेडीयू काबिज थी। जेडीयू ने पिछले चुनाव में 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 27 सीटों पर आरजेडी जीती थी और 9 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। तो ये 2015 में इन 71 सीटों की स्थिति थी। आरजेडी यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में है इस पूरे इलाके में। लेकिन अब गठबंधन बदल गया है। गठबंधन बदलने के साथ के जमीन पर ग्राउंड जीरो पर अब सीटों का अदला बदली होगी। अपडेट के लिए चलते हैं रोमाना एसआर के पास। बिल्कुल, गठबंधन की शक्ल बदल गई है ना। 2015 में जेडीयू और आरजेडी साथ थे। ऐसे में क्या इन 71 सीटों को आज की तारीख में आरजेडी का गढ़ कहा जा सकता है? देखिए, आरजेडी इस इलाके में मजबूत है, ये बात सही है। लेकिन जैसा कि बताया गया है, गठबंधन बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी भी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी है। नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। उसकी छवि और साख दोनों में गिरावट आई है। लेकिन भाजपा का पिछले 3-4 चुनावों से वोट लगातार बढ़ रहा है। वो ज्यादा सीटों पे उम्मीदवार भी खड़े करती है, लेकिन दूसरी पार्टियां जब ज्यादा सीटों पे उम्मीदवार खड़े करती हैं तो उसके मुताबिक उनके वोट नहीं बढ़ते हैं। भाजपा के वोट लगातार बढ़ रहे हैं, भाजपा की साख बढ़ी है। नीतीश कुमार सरकार की जो विफलताएं हैं वो नीतीश कुमार के ही मत्थे ज्यादा मढ़ी जा रही है। भाजपा को उसकी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, बावजूद इसके कि भाजपा भी इस सरकार में बराबर की हिस्सेदार रही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार क्योंकि कैप्टन वो, क्योंकि मुखिया वो सरकार के, इसीलिए सारी जिम्मेदारी चाहे वो अच्छे की हो या फिर बुरे की हो, कप्तान की होती है। इसी नीति के तहत इस वक्त निशाने पर अगर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कोई नेता नजर आ रहा है तो वो नीतीश कुमार ही है।